हमारी जो बुक में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लिखा है उसमें लिखा है कि एक प्री सेंट्रल जायरस होता है, पोस्ट सेंट्रल जायरस होता है, एक सोमेटोसेंसरी होता है, एक मोटर कॉर्टेक्स होता है। अब ये सब ओवरव्यू लिखा है, तो जस्ट हम समझ सकें कि कौन सा एरिया कहाँ पे होता है, कैसे काम करता है। अगर हम अलग अलग एरिया को अच्छे से समझेंगे ना, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारे अंदर, और हमको ऐसे फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बुक का कॉन्टेक्स्ट है उसको। स्टार्ट करते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। इसमें ना सेरिबेलम ऐड नहीं है नीचे, सिर्फ ऊपर का सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिया हुआ है, 4 लोब्स हैं। ओके, तो क्या ग्रे मैटर का बना होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऊपर से ग्रे कलर का होता है, क्योंकि उसमें ना अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं होती, जिससे कलर व्हाइट हो। ओके, अब हम बात करेंगे एरियाज की कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से एरियाज होते हैं और कौन कौन से एरिया का क्या काम होता है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 4 लोब्स में, और मेरे को 4 लोब्स के नाम बताएगा। हाँ, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमारा जो ब्रेन है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है, वो 4 लोब्स का नाम बताएगा भी, कौन कौन से लोब्स हैं। और जो ये पार्ट्स मैं बताऊंगा ना, एरियाज जो, ये एक्चुअली एकदम क्लियर कट वो नहीं होगी कि भाई यहीं पे होंगे। ओके, लेकिन एक जनरल आइडिया लग जाए। बस पहले हम लोब्स में डिवाइड करेंगे इनको, और फिर अलग अलग लोब्स लोब्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से लोब में कौन सा एरिया होता है। पहले फ्रंटल लोब, तो इसका नाम बताएगा। पेराइटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, एंड दिस इज टेम्पोरल लोब। ओके, 4 लोब्स होते हैं, हमारा ब्रेन 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। लेकिन एक पार्ट और होता है जिसको हम एज ए लोब कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दैट इज इंसुला। इंसुला होता क्या है, आपको ये दिख रही है, ये वाली जो सेल्कस है। ओके, अगर हम इसको किसी हुक से ओपन करें, ओके, इसके अंदर होता है इंसुलिन। वॉइस इज श्रिंकिंग, एक मिनट यार। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? क्या अभी विशिंग कर थोड़ा रहा है? सा लैग हो रहा है। थोड़ा सा लैग हो रहा हाँ है क्या, जी। नेटवर्क इशू या फिर? एक मिनट, अभी लैग हो रहा है, चेक करो। इज इट ओके नाउ? इट्स ओके ना। ओके, तो यहाँ तक समझ आया ना कुछ हाँ जी। बेहतर? ओके, इंसुला होता है इसके अंदर। ओके, अब मैं नाम बता देता हूँ। ये फिशर्स होते हैं, सेल्कस बोलते हैं, हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा था ना, फिशर्स एंड सेल्कस। ग्रूव्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो डिवाइड करते हैं लोब्स को। तो ये वाला जो है, एक मिनट, कलर कर दूं, जो ये रेड में जो कलर कर रहा हूँ, ओके, रेड एंड येलो, दिस वन इज सेंट्रल सेल्कस। इसको हम सेंट्रल सेल्कस बोलते हैं। ओके, हम बोलेंगे सेंट्रल सेल्कस। सेंट्रल सेल्कस वो है जो डिवाइड करेगी फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को। ओके, इसके बाद है दिस वन, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो जो सेल्कस है, इसको हम बोलेंगे पैराइटल ऑक्सीपिटल सेल्कस। ओके, ये जो डिवाइड करती है, ये डिवाइड करेगी हमारे पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। एक और है, इसको मैं ब्लैक में करता हूँ। ये जो सेल्कस है, ये लेटरल सर्कस है। स्पेलिंग, ओके, दिस इज सेंट्रल सर्कस। सर्कस इज SUL।
and this one is parietal and occipital. parietal और लोब होता है, parietal लोब। ये मैं नोट्स में दे दूंगा, स्पेलिंग वगैरह सब मैंने भी देखो यार नोट्स बनाए हुए हैं पीछे, नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, इस नोट्स में सब कुछ ऐड कर दूंगा, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। अभी आप नोट्स मत बनाओ, सिर्फ सुनो। ओके, नोट्स नहीं बनाने किसी को, सिर्फ सुनना है। नोट्स में शेयर कर दूँ। ओके, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो। ओके, तो ये वाली है लेटरल सल्कस। अब हम इनको ये क्यों बोलते हैं, लेटरल सल्कस क्यों है, ये सेंट्रल सल्कस क्यों है, और इसका नाम ये क्यों। तो देखो यार, हमने साइड्स पढ़ी हैं ब्रेन की। दिस इज एंटीरियर, ओके, पोस्टीरियर। तो साइड होता है ना, लेटरल साइड, हमारे हेड का लेटरल साइड है, लेफ्ट और राइट, उसको लेटरल बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड है ब्रेन का, दिस लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। ओके, तो हम लेटरल सल्कस बोलेंगे क्योंकि लेटरल साइड पे। ओके, अभी सल्कस हो गए, अब इसका एक और नाम है लेटरल सल्कस का, जिसको हम कहते हैं लेटरल सल्कस का एक नाम है, इसको हम कहते हैं पैराइटल होगी हमारा। एक सेकेंड, सेल्विन फीचर कहते हैं इसको, तो हम फीचर भी कहते हैं, सेल्विन फीचर, ये इसका दूसरा नाम है। ये सब मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। अभी समझो सिर्फ लेटरल सल्कस, सेंट्रल, सेंट्रल, लेटरल। एक सेकेंड, तो ये सल्कस में डिवाइडेड है, हमारा जो ब्रेन है सल्कस से डिवाइड होता है लोब्स में। सेंट्रल सल्कस डिवाइड करती है हमारे फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब को। पैरेटल ओसिपिटल लोब हमारे ब्रेन को डिवाइड करती है, हमारे ब्रेन को डिवाइड करती है किसमें, पैरेटल ओसिपिटल लोब को। और ये लेटरल है ना, लेटरल सल्कस, ये टेम्पोरल लोब को अलग करती है या सेपरेट करती है फ्रंटल लोब से, टेम्पोरल लोब से। अभी देखो यार, अब ये सब हो गया, अब यहाँ पे हमारा नीचे होता है सेरिबेलम। ओके, और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है, इन्फेंटिबुलम टाइप। ओके, एक इन्फेंटिबुलम टाइप होता है, इसको कहते हैं हम, इमेजिनरी होती है, इसको हम बोलते हैं प्री ऑक्सीपिटल नॉच। इमेजिनरी होती है, ऐसे कोई ड्रॉ नहीं होती, और ये ऊपर की साइड भी जाती है ऐसे, यहाँ से इमेजिनरी होती है। ओके, इसको हम प्री ऑक्सीपिटल नॉच कहते हैं। अब ये सेल केसेस हो गए, हमने डिवाइड कर लिया अब हमारे ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लोब्स में। अब हम देखेंगे कौन कौन से एरियाज होते हैं हमारे, किस लोब में कौन कौन सा एरिया होता है जो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है ना, सेंस ऑर्गन्स हमारे पास 5 है, लेकिन हर कोई सेंस ऑर्गन अलग अलग रोल प्ले करती है हमारे अटेंशन में, परसेप्शन में, ओके, हर प्रोसेस में। फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉर्टेक्स होती है सेरिब्रल के ऊपर, जो अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में, ओके, फ्रंटल लोब की बात करेंगे तो फर्स्ट जो एरिया है, जस्ट जस्ट एंटीरियर टू सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मैं इनिशियल्स डाल देता हूँ, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ओके, इस एरिया को हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये एरिया काम क्या करता है, ये एरिया इन्वॉल्व होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स। हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी ना, हमारी बॉडी में मोटर मूवमेंट्स होंगी जो वॉलंटरी होंगी, जो कि हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं होंगी, हम उनको अपने आप, जैसे मेरे को हाथ हिलाना है तो मैं हाथ हिला सकता हूँ, मेरे को चलना है तो मैं चल सकता हूँ, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एरिया। ओके, उसके बाद एंटीरियर टू पीएमसी, एंटीरियर टू दिस एरिया एक और एरिया होता है। अगेन गाइस, ये एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, ये हमको आइडिया लग जाए। इससे नेक्स्ट जो है, ये जो कॉर्टेक्स आता है, ये एरिया आता है
ये कॉर्टेक्स है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड, ये दो पार्ट से मिलकर बनी हुई, एक प्रीमोटर प्लस सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। एक प्रीमोटर कॉर्टेक्स होती है, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होती है। तो बोलते क्या है, ऑल टुगेदर हम बोलते हैं इसको मोटर एसोसिएशन एरिया। हम बोलेंगे मोटर एसोसिएशन एरिया। एक बात याद रखना, जहां भी प्राइमरी कॉर्टेक्स होगी ना कोई भी, जैसे यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे सोमेटोसेंसरी है, उसके साथ एक एसोसिएशन एरिया होता है, ओके, हर लोब के अंदर। एसोसिएशन एरिया क्या करता है, मोटर एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है, मोटर एसोसिएशन एरिया होता है जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है ना हमारी, उनकी प्लानिंग करता है, मूवमेंट्स को एनालाइज करता है, ओके। एनालाइज करता है, इसका काम होता है एनालाइज करना, रिकॉग्नाइज करना, प्लानिंग करना मूवमेंट्स की, ओके। तो एसोसिएशन एरिया ये काम करता है, ये प्लानिंग करता है, एनालाइज करता है मूवमेंट्स को, उनको रिकॉग्नाइज करता है किस टाइप की मूवमेंट है, ओके। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ आए ब्रेन में, तो यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक ये, एक ये। हम इसकी बात करेंगे, ये होता है फ्रंटल आई फील्ड, FEF, फ्रंटल आई फील्ड का क्या काम है। फ्रंटल आई फील्ड के नाम से सजेस्ट हो रहा है, रेफरेंस ले सकते हैं कि आई से रिलेटेड रिलेटेड कुछ होगा। अब ये फ्रंटल लोब में है और सब कुछ मोटर है यहाँ पे, ओके, एक मिनट, सब कुछ मोटर मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी आई मूवमेंट्स के लिए, कि हम जानबूझ के जो अपने वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं आईज के, इधर देखें उधर देखें ऊपर नीचे नीचे देखें, दूर देखना है पास देखना है, बंद करना है नहीं करना, तो ये सब ये कॉर्टेक्स देखता है, ओके, यहाँ पे काम होता है। और एक चीज याद रखना, ये जब इम्पल्सेस भेजता है ना, तो थैलेमस होता है हमारा नीचे, थैलेमस एज ए रिले स्टेशन काम करता है, वो ये सब इम्पल्सेस ऊपर भेजता है, ओके। वो अलग अलग जगह पे भेजता है। अगर उसको एक मोटर मूवमेंट की, किसी वॉलंटरी मोटर मूवमेंट की, जैसे मेरे को हाथ हिलाना है, हाथ हिलाने की उसको इन्फॉर्मेशन रिले करनी है, तो वो इस एरिया पे करेगा, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ओके। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे इम्पल्सेस आती है, ओके। फ्रंटल आई फील्ड हमने डिस्कस कर लिया। फ्रंटल आई फील्ड क्या है, वॉलंटरी आई मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमने ये पार्ट पढ़ा है, ब्रोकास एरिया, याद है किसी को, ब्रोकास एरिया क्या होता है। लो, अच्छा देखो, ब्रोकास एरिया हमने पढ़ा हुआ है, बायोसाइकोलॉजी में पढ़ा है, और शायद इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पढ़ा है। ब्रोकास एरिया क्या होता है, ये जो एरिया होता है ना, ये हमारे जो हम्म बोलना किसी कुछ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी। नहीं, अभी क्लियर है। Okay. तो देखो guys, ब्रोकास एरिया जो होता है ना, ये ब्रोकास एरिया का रोल क्या है हमारे, ये मेनली होता है हमारा जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है ना, किसी का राइट होता है लेफ्ट होता है, मोस्टली लेफ्ट हेमिस्फेयर पे ही होता है, मोस्टली लोगों का लेफ्ट हेमिस्फेयर ही डोमिनेंट होता है, क्योंकि वो राइट हैंडेड होते हैं, ओके। तो ब्रोकास एरिया क्या करता है, ब्रोकास एरिया का काम है, ब्रोकास एरिया स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर किसी को चोट लगी है लेफ्ट साइड पे मेनली, और उसका ये एरिया डैमेज हो गया, ब्रोकास एरिया डैमेज हो गया किसी का, तो उसको स्पीच प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, स्पीच प्रोडक्शन उसकी नहीं हो पाती है। ब्रोका, पॉल ब्रोका जो था, वो एक सर्जन था, उन्होंने ये देखा था कि उनके पास जो पेशेंट्स आते थे जिनके अंदर स्पीच प्रोडक्शन की दिक्कत थी, उनके अंदर ब्रोकास एरिया काफी लोगों में डैमेज पाया गया, किसी एक्सीडेंट से या किसी ट्रॉमा से, कैसे भी मेनली ब्रोकास एरिया डैमेज था, ओके। तो इसीलिए इसका जो इस एरिया का नाम है वो ब्रोकास एरिया रखा गया, ओके। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा फ्रंट ब्रेन का, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है मेनली बेसिकली हर तरह के काम के अंदर, इसके मेमोरी के अंदर, क्योंकि जब हमारी मेमोरी फॉर्म होती है ना guys, जब एनेक्डला से या सॉरी हिपोकैम्पस से मेमोरी फॉर्म होती है पपेज सर्किट को यूज करके, वो जो स्टोर होती है ना,
जहाँ से हम उसको रिट्रीव कर सकें अपनी किसी भी सिचुएशन में। फ्यूचर में अगर हमें उस मेमोरी की कोई भी जरूरत है, हमें उसको रिट्रीव करना है उस मेमोरी को यूज करने के लिए, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे जाके स्टोर होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हम रिट्रीव करते हैं मेमोरी को। लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होता है, ओके, बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होता है, रीजनिंग में इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, ओके, मोटर फंक्शनिंग में होता है और प्लानिंग में। ये बेसिकली मोस्टली हर चीज में इन्वॉल्व होता है, लर्निंग से लेके, मेमोरी से लेके, पर्सनैलिटी तक, रीजनिंग तक, हमारे लॉजिक्स तक, सभी में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये हो गया गाइस फ्रंटल लोब। हमारा फ्रंटल लोब में कौन कौन से एरियाज होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ यार, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। है किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ नहीं आया कुछ फ्रंटल लोब में? All clear. ओके, Sahil, I joined in late. Can you just repeat all the areas you've covered in frontal lobe? फिर से। कोई explanation नहीं चाहिए, just I want to know the areas. Areas कौन से cover किए? ओके, जस्ट एरियाज। तो देखो, हाँ, सिर्फ areas बता दो. ओके, एरियाज बता रहा हूँ। तो यार फ्रंटल लोब होता है सेंट्रल सर्कस के आगे। पहला होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ओके, हम्म anterior to that motor association cortex, ओके। हम्म इसके बाद होता है फ्रंटल आई फील्ड, हम्म ओके। ये होता है ब्रोकाज एरिया, हम्म एंड दिस इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है. ओके. और मैंने ये ना यहाँ पे सारे फंक्शन भी लिखे हुए हैं, नोट्स में दे दूंगा, तो नोट मत करना कुछ भी, बस समझ लेना, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं टेम्पोरल लोब, ओके। पहले टेम्पोरल करें या पैराइटल कर ले? पहले पैराइटल करते हैं, ओके। सी, अभी हमारा सेंट्रल सर्कस है जस्ट पोस्टीरियर टू इट। पोस्टीरियर मींस पीछे, एंटीरियर मींस आगे। फर्स्ट वाला जो एरिया है, दिस वन, ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पीएसएम, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ओके। ये क्या काम करता है? प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, तो नाम से ही पता लग रहा है कि सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये, ओके। ये करता है, ये इन्वॉल्व होता है अवेयरनेस ऑफ सोमेटिक सेंसेशंस, कि हमारी जो सेंसेशन की जो इम्पल्सेस आएंगी ना हमारी बॉडी से, ब्रेन से, जो भी, वो यहाँ पे आती हैं, ओके। मोटर वाली इधर आएंगी, सेंसेशन वाली इधर आएंगी, ओके। प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है सेंसेशन के लिए, सॉरी, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। मतलब अगर जहाँ भी प्राइमरी कॉर्टेक्स होगा ना, उसके जस्ट बाद में होगा एक एसोसिएशन कॉर्टेक्स, एनालाइज करने के लिए, ओके। तो ये आएगा सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये भी वही काम करता है जैसे इधर पे, यहाँ पे हमारा जो एसोसिएशन एरिया काम करता था, इधर भी एसोसिएशन वही काम करता है, एसोसिएशन एरिया वही काम करता है। क्या काम करता है? ये एनालाइज करता है सेंसेशंस को, एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो सेंसेशन मेरे को आ रही है, मैंने कहीं हाथ टच किया, वो गर्म है, ठंडा है, क्या सेंसेशन आ रही है, उसको एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है कौन सी सेंसेशन है, ठीक। इतना सा पार्ट है इसका, ओवरव्यू देख लिया हमने। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसमें, तीसरा पार्ट इस एरिया का है पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, तो बोलते हैं पोस्टीरियर एसोसिएशन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। ये क्या करता है कि मल्टी मॉडल होता है, मल्टी मॉडल एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है। मल्टी मॉडल मींस ये तीन तरह की मंडली, तीन तरह की जो हमारे पास सेंसेशंस आती है ना, विजुअल, ऑडिटरी और सेंसरी,
तीन तरह के हो गया जो हमारी सेंस ऑर्गन से आती है, विजुअल, ऑडिटरी एंड सेंसरी। उनको डिटरमाइन करता है, एनालाइज करता है ये किस टाइप की स्टिमुलेशन है, डिटरमाइन करता है मेनली। ओके, यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं सोमेटोसेंसरी में या पैरेटल लोब में बोले। पैरेटल लोब के अंदर हमारे कॉर्टेक्स के ऊपर तीन कॉर्टेक्स होते हैं, तीन एरियाज होते हैं। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो एक प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है जो अवेयरनेस देता है हमारे ब्रेन को, ओके, सेंसेशंस की, सोमेटिक सेंसेशंस की। इसके जस्ट पोस्टीरियर टू दैट सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, तो एसोसिएशन करता है, एनालाइज करता है, ओके, इनपुट और रिकॉग्नाइज करता है। फिर उसके बाद होता है प्राइमरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, जो तीन तरह की स्टिमुलाई जो हमारे पास आती है, विजुअल, ऑडिटरी और सेंसरी। इन तीनों को एनालाइज करके सॉरी रिकॉग्नाइज करता है। पैरेटल लोब में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया? ऑल क्लियर है? और कोई और किसी को प्रॉब्लम हो? बोल दो भाई। ओके, उसके बाद हम आते हैं लेटरल साइड पे, हमारे ब्रेन के लेटरल साइड है, लेटरल सेल से नीचे, जो कि हमारा टेम्पोरल लोब है। ओके, अभी चलो यार इसकी बात करते हैं। इसमें भी ना यार देखो, तीन एरियाज होते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको एक और डिवाइड कर देंगे और फिर एक नीचे होता है, ये एरिया भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो पहले हम ऊपर के एरिया की बात करेंगे। फर्स्ट जो एरिया होता है, ठीक है, जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी फंक्शंस के लिए, इनके पास होता है लेटरल साइड। ओके, तो इसमें भी पहले एक प्राइमरी एरिया होता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है परसेप्शन ऑफ साउंड में, साउंड की परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है। कैसे? ये साउंड को परसीव करता है पिच के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे। कि अगर मैं एक स्नैप करूं, ओके, हेड के किसी भी साइड पे करूं या किसी भी तरफ करूं, तो उनको पता लग जाता है नहीं आवाज किस तरफ से आ रही है। मेरा जो ब्रेन है, मेरा सर है, मैं बैठा हूँ ऐसे अपने टीवी की तरफ फेस करके बैठा हूँ, अपने लैपटॉप की तरफ फेस करके बैठा हूँ, और किसी साइड से आवाज होती है, कोई चिल्लाता है या कोई स्नैप करता है या कुछ गिरता है, मेरे को पता लग जाता है किस तरफ से आवाज आ रही है। तो ये एरिया काम करता है, ओके, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये परसेप्शन ऑफ साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये तीन चीजों के बेसिस पे परसीव करता है साउंड को, पिच, फ्रीक्वेंसी एंड लोकेशन। उसके बाद इसके साथ भी एक और एसोसिएशन एरिया होता है, ओके, और क्या होता है, ये होता है ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? अब अगर एसोसिएशन एरिया, तो इसका काम भी वही होगा, एनालाइज करना, स्टिमुलाइज साउंड की, जो हमारी स्टिमुलाइज आ रही है हमारे ब्रेन के पास, उनको एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि किस टाइप की स्टिमुलाई है, कौन सा साउंड है, ओके, उसको डिफरेंशिएट करता है, यार ये साउंड किस चीज की, ओके। तो एसोसिएशन में जो एरियाज होते हैं उनका काम एनालाइजिंग करना ही होता है, एनालाइज करना ही होता है, वो एनालाइज करते हैं स्टिमुलस को, जो भी प्राइमरी कॉर्टेक्स के पास आता है, ओके। उसके बाद एक नीचे सबसे एरिया होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कहते हैं हम प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ओल्फैक्टरी से हमें पता है, ओल्फैक्टरी होता है स्मेल के लिए, ओके। ये क्या करता है, ये अवेयरनेस ऑफ स्मेल और एनालाइज करता है, अवेयरनेस भी देता है हमारी बॉडी को स्मेल की, और एनालाइज भी करता है, ये दोनों पार्ट्स का काम ये अकेला करता है। और जो बाकी जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं ना, एमिगडाला होता है, इंसुला होता है, इंसुला अंदर का पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, अगर हम इस सेल को ओपन करें तो इसके अंदर होता है इंसुला। टेम्पोरल साइड पे, टेम्पोरल लोब में अगर हम ओल्फैक्टरी की बात करें, सिर्फ एक ही एरिया होता है, प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ये अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है, अवेयर भी करता है हमारे ब्रेन को स्मेल से रिलेटेड, और एनालाइज भी करता है, ओके। वन मोर पार्ट इज देयर, ये जो ये दिख रहा है ना, ये होता है सेंट्रल सर्कस के ऐसे अराउंड होता है, ओके। इसको हम बोलते हैं वर्निकेज एरिया,
ये ब्रोकास एरिया की तरफ होता है। वर्निकेस एरिया होता है ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में काम, ये वाला स्पीच प्रोडक्शन में था। ब्रोकास एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो अगर किसी का ये पार्ट डैमेज है ना, ध्यान से सुनना, अगर किसी का वर्किंग केस एरिया डैमेज है, वो बोल तो फ्लुएंटली लेगा, बोलेगा फ्लुएंटली, बोलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके वर्ड्स जो होंगे ना, वो एग्जैक्टली एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं करेंगे, वो आगे पीछे इधर उधर एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, उसको सेंटेंस बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एक फ्लुएंट स्पीकर होगा, लेकिन जब वो उसकी सेंटेंस की बात करेंगे ना, तो सेंटेंस के प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे फुटे फुटे सेंटेंसेस बोलेगा। ओके, तो ये था गाइस टेम्पोरल लोब हमारा। टेम्पोरल लोब में कोई प्रॉब्लम, ये कुछ समझ नहीं आया, कोई एरिया? फिर से कराऊं? या फिर नेक्स्ट एरिया पे जाए? एक ही एरिया बचा है, फिर हम आज के सेशन में बेसल गैंग्लिया को भी डिस्कस कर लेंगे, वो भी एक छोटा सा पार्ट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? नहीं। प्राइमरी ओल्फैक्टरी, ओके, इसमें ना प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है। ओके, प्राइमरी मींस अवेयरनेस देगा वो, ओके, अवेयरनेस के लिए होगा, अवेयर करेगा हमारे ब्रेन। ओल्फैक्टरी स्मेल के लिए, स्मेल, स्मेल जो फंक्शंस होते हैं ना, स्मेल ओल्फैक्टरी सेंसेस जो होते हैं, ओल्फैक्टरी मींस स्मेल रिलेटेड, ओके। जैसे हमारा नोज हो गया, नोज इज ए ओल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन, ओके। तो ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एरिया, ये अवेयर भी करता है हमारे ब्रेन को स्मेल से रिलेटेड, जो भी स्टिमुलाई आता है हमारे पास, और उसको एनालाइज भी करता है कि ये स्मेल किस चीज की, ओके, डिटरमाइन भी करता है, एनालाइज भी करता है। ये स्मेल को हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारे पास एक स्मेल आ रही है, किस चीज की है और क्या है। ओके, क्लियर है? हाँ, तीन मेन पार्ट होते हैं वर्निकेस एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, और एक ये फोर्थ होता है, फोर्थ पार्ट होता है हमारा टेम्पोरल लोब, ये नीचे की तरफ होता है। ओके, ठीक है। तो अब हमारा एक पार्ट बच गया, एक ही लोब बचा है जो हमारा फोर्थ लोब है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में भी हमारे पास कितने एरियाज होते हैं? दो एरियाज होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास सिर्फ दो ही एरियाज होते हैं, ओके। ये हमारी सेल्कस है, पेराइटल ऑक्सीपिटल सेल्कस, इसके अंदर दो ही एरियाज होते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जो कोर्टेक्स होता है ना, प्राइमरी कोर्टेक्स होता है, ओके, वो पीछे की साइड होता है, ओके। इस पे मैं थोड़ा और देख लूंगा, मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, पोजीशन में चेक कर लूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं जो ये वाले सही बोल रहे हो। सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, हाँ, पीछे होता है वो। वो बैक साइड पे प्राइमरी प्राइमरी वाला होता है, उसके आगे ओके, ठीक है। तो इसमें जो बैक साइड में होता है प्राइमरी कोर्टेक्स होता है, प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स होता है हमारे बैक साइड पे, ओके। वो क्या काम करता है? अवेयरनेस ऑफ विजन, प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स होगा की तरफ, अगर सीधी सी अवेयरनेस देता है हमारे ब्रेन को विजुअल कोर्टेक्स, विजुअल स्टिमुलाइज क्या है, कि जो एसोसिएशन एरिया है इसमें आगे की तरफ होता है। थैंक यू जो बोल के क्लियर कराया है, ओके। इसमें विजुअल एसोसिएशन एरिया आगे की तरफ होता है, ओके। ये एनालाइज करता है, एनालाइज कैसे करता है? रिकॉग्नाइज करता है, जैसे शेप, कलर, साइज, ओके। जैसे मैं यहाँ तीन शेप बना दूँ, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, और एक स्क्वायर है, ओके। सो ये एनालाइज करेगा कि हम क्या देख रहे हैं, स्टिमुलाई क्या है। ये येलो कलर है, ये भी येलो कलर है, अगर हम इसको कोई और कलर दे दें तो ये कलर के बेस पे भी एनालाइज करेगा विजुअली, ओके। तो ये एनालाइज करता है और ये अवेयरनेस देता है, प्राइमरी कॉर्टेक्स एंड एसोसिएशन कॉर्टेक्स।
ये 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। ये देखो यार, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर हम एक बेसल गैंग्लिया और डिस्कस कर लेंगे इस सेशन में। वो 10 या 15 मिनट का, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमको सेशन करने हैं ना लिम्बिक सिस्टम के या थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के, तो उनमें हमको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, और वो सेशन मिनिमम 1 आवर का होगा पर पार्ट। ओके, अगर हम लिम्बिक सिस्टम लेंगे तो 1 आवर हमको लिम्बिक सिस्टम में लगेगा, थैलेमस में भी 1 आवर लगेगा, हाइपोथैलेमस में भी ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो अभी इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये काफी हो गया इसका। बेसल गैंग्लिया को भी हम थोड़ा कम ही, क्योंकि देखो guys, अगर हम बिहेवियर लेवल पे बात करें ना, तो बेसल गैंग्लिया को इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ 2 चीजें पढ़ेंगे इसमें बस। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर हम बेसल गैंग्लिया डिस्कस कर लेंगे, फिर एक बार रिपीट कर लेंगे जो कुछ हमने पढ़ा अभी, क्वेश्चंस पूछ लेंगे। करा दूं आज ही बेसल गैंग्लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, या फिर यहीं तक रहना? ट्राई लो, हम्म, करा लो। लेंसिफेरम क्या है? ओके, लेंसिफेरम एंड डायलेंसिफेरम। देखो यार, हमारा जो फोरब्रेन होता है ना, हमारा जो फोरब्रेन होता है, हमारा जो फोरब्रेन होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, वन इज टेलेंसिफिलम और एक डायंसिफिलम। टेलेंसिफिलम में हमारा जो पार्ट्स होते हैं ना, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, और लिम्बिक सिस्टम। डायंसिफिलम में होता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, ये 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा फोरब्रेन। ओके, तो टेलेंसिफिलम में ये सब पार्ट्स होते हैं, डायंसिफिलम में ये पार्ट्स होते हैं। ऑल्दो ये कनेक्टेड होते हैं, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है ना, वो कनेक्ट करता है किस किस को, थैलेमस से भी कनेक्ट होता है वो, हाइपोथैलेमस से भी कनेक्ट होता है, और लिम्बिक सिस्टम में जो एमिगडाला होता है ना हमारा, एमिगडाला और एमिगडाला और क्या होता है लिम्बिक सिस्टम में हमारा, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस होता है, सेप्टल होता है, ओके, हेपेनिला होता है। इन सब चीजों को, इन चीजों से कनेक्ट करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ओके, वो हम लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे, एक 1 आवर का सेशन रख लेंगे हम, उसमें हम सारी चीजें बात करेंगे कि लिम्बिक सिस्टम में कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर होते हैं, व्हाइट स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या क्या काम करता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारी हंगर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ओके, लिम्बिक सिस्टम हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करता है, ये सब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो मेनली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ऊपर से ग्रे कलर का होता है, ग्रे मैटर बोलते हैं इसको। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सन्स होते हैं ना, एक्सन्स होते हैं, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। ओके, और नीचे की तरफ जहाँ बेसल गैंग्लिया के पास होते हैं, नीचे की तरफ कॉर्टेक्स से नीचे, वो होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर की बोलते हैं उसको, वहाँ पे माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं। ठीक है यार, अभी तो कोई प्रॉब्लम है तो बता दो इसमें, कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। है किसी को? ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। ओके, अभी हम बेसल गैंग्लिया की बात करते हैं। न्यूक्लियस, गैंग्लियन, यार ये सब चीजें क्लियर है सबको यार? यार पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, गैंग्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम लिम्बिक सिस्टम करेंगे ना, लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे गैंग्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं। ठीक, एक सेकंड गाइस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये सब इसमें बता दो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े ना?
ऐसा ना हो किसी को समझ ही नहीं आया कुछ। क्लियर है। ओके, अब हम बेसल गैंग्लिया पढ़ लेते हैं। बेसल गैंग्लिया में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। ओके, तो यार देखो बेसल गैंग्लिया है हमारा, बुक में लिखा है ये व्हाइट मैटर का बना होता है। ओके, रेटिकुलर फॉर्मेशंस होती हैं इसमें, मैश लाइक फॉर्मेशंस होती हैं। ओके, इसमें ग्रे मैटर भी होता है लेकिन इतना नहीं होता, व्हाइट मैटर ज्यादा होता है, मींस माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबल क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर? ये भी मोटर मूवमेंट्स में ही काम करता है, मोटर मूवमेंट्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये मॉडिफाई भी कर सकता है मोटर मूवमेंट्स को। ओके, मॉडिफाई कर सकता है मोटर मूवमेंट्स को। एक सेकेंड, हाँ, ये मोटर मूवमेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। वो करता कैसे? इसके ना दो पैथवेज होते हैं काम करने के। पहले हम बात करेंगे इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो बुक में भी लिखा हुआ है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है यार? न्यूक्लियस होता है एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। एक पार्ट के अंदर अलग अलग क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई होते हैं जो एक अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, जैसे इसमें जो है ये इसमें न्यूक्लियस है, एक क्वाड्रेट न्यूक्लियाई है, उसके बाद ये प्यूटामेन है, प्यूटामेन के बाद ये ग्लोबस कोलाइडस है। ग्लोबस कोलाइडस के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वो होते हैं ना, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। ओके, ये तीन है। और एक एक्स्ट्रा जो चीज है लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट कहाँ से होता है? एक सबथैलेमिक न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है और एक सब्सटेंशिया नाइग्रा से कनेक्ट होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या? एक सेकंड। ओके, तो देखो ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। ये मोटर मूवमेंट्स में क्या चीज करता है बेसल गैंग? ओके, तो देखो कोर्टेक्स हमारा, हमने सेरिब्रल कोर्टेक्स पढ़ा ना, ऊपर हमारा कोर्टेक्स है। ओके, ऊपर हमारा कोर्टेक्स है। अभी कोर्टेक्स से इम्पल्स आएगी किसी भी मोटर मूवमेंट, पहले आती है यहाँ पे ग्लोबस कोलाइडस के पास। ग्लोबस कोलाइडस से फिर हो जाती है नीचे प्यूटामेन, सॉरी क्वाड्रेट न्यूक्लियस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस से प्यूटामेन, प्यूटामेन से ग्लोबस कोलाइडस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वापस कोर्टेक्स के पास जाती है, लेकिन कोर्टेक्स के पास जाने से पहले थैलेमस के पास जाएगी। थैलेमस इसको वापस रिले कर देगा कोर्टेक्स के पास। ओके, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पैथवे। ओके, इसको डायरेक्ट पैथवे बोलते हैं। ये इनिशिएट करता है मूवमेंट को डायरेक्ट पैथवे से। एक इनडायरेक्ट पाथवे भी होता है। इनडायरेक्ट पाथवे कैसे यूज करते हैं? इनडायरेक्ट पाथवे यूज करता है जब कोर्टेक्स से इम्पल्सेस आई क्वाड्रेट न्यूक्लियस के पास, क्वाड्रेट न्यूक्लियस ने उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया ग्लोबस, सॉरी विटामिन के पास। विटामिन ने उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया इधर। अब ये वापस थैलेमस से होते हुए कोर्टेक्स के पास ना जाते हुए पहले जाएगी सब थैलेमिक न्यूक्लियस के पास। ओके, सब थैलेमिक न्यूक्लियस के पास जाएगी। सब थैलेमिक न्यूक्लियस के पास जाने के बाद ये फिर से वापस जाएगी बेसल गैंग्लिया के पास। बेसल गैंग्लिया से फिर ये थैलेमस से होते हुए वापस कोर्टेक्स पे चली जाती है। ये होता है कि इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे यूज होता है जब हम किसी को, किसी भी मूवमेंट को स्टॉप करना होता है या मॉड्यूलेट करना होता है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। ओके, ये मेरा मोटर मूवमेंट है, लेकिन मेरा बेसल गैंग्लिया बोल रहा है कि ये मैं फालतू में कर रहा हूँ, काम नहीं है इसका, इसको रोक दो या फिर स्लो कर लो। ओके, वहां पे ये काम करता है इनडायरेक्ट पाथवे। ओके, ये दो पाथवे होते हैं इसके मूवमेंट में। और ये जो नीचे कनेक्ट होता है ये सब्सटेंशियल नाइग्रा से। सब्सटेंशियल नाइग्रा पता है किसी को क्या होता है?
ब्लैक कलर का न्यूक्लियस होता है। हाँ, ब्लैक तो नाइग्रा होता है। देखो ये जो पार्ट होता है ये मिड ब्रेन के। हम्म। आवाज सब्सटेंशिया क्लियर। नाइग्रा ही पूछ रहे थे ना। हाँ, सब्सटेंशियल नाइग्रा। सब्सटेंशियल नाइग्रा हमारे मिड ब्रेन में होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक व्हाइट पार्ट, एक ब्लैक पार्ट। तो जो ब्लैक पार्ट होता है ना, वो डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत सारे। ओके। डोपामिन रिलीज करता है, क्यों? ताकि यार डोपामिन की कमी ना हो बॉडी में और हम पार्किंसन डिजीज से ना सफर करें। ओके। ऑन द अदर हैंड जो व्हाइट पार्ट होता है इसका, वो रिलीज करता है गैबा, न्यूरोट्रांसमीटर एक। ये बताएगा इसका पूरा नाम क्या है गैबा का? अभी बता दो। गैबा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका पूरा नाम क्या है? ये एक इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक एक्सिटेटरी होता है। डोपामिन एक्सिटेटरी होता है, गैबा इनहिबिशन में काम आता GABA aminobutyric acid. है। गाबा इज अमीनो एसिड। ओके। सो सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है दो तरह के काम करता है। जो ब्लैक पार्ट होता है ये डोपामिन देता है बॉडी को, और व्हाइट पार्ट गैबा देता है। ओके सर, तो देखो यार, बेसल गैंग्लिया में आई डोंट थिंक इससे ज्यादा डीप में जाना चाहिए हमको, तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, वास्ट है बहुत। ओके। एज ए बिहेवियरल, अगर हम बिहेवियर से कनेक्ट करेंगे ना इसको आगे जाके, जब हम थैलेमस की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, जब हम इसको बिहेवियर से कनेक्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हमको जरूरत होगी। ओके। आज हम ये दोनों ही चीजें करेंगे। इन दोनों में अगर अभी तक कोई भी वो है या कुछ गलत बोल दिया हो मैंने इसमें, तो करेक्ट कर सकता है। कुछ समझ नहीं आया तो वो डिस्कस कर सकते हैं अभी। हम्म। साहिल, मुझे आई हैव मेरे को एक चीज क्लियर करनी है कि न्यूक्लियस इज नॉट कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। इज इट? इट इज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, बट वो जो सेल बॉडीज होती है ना, कलेक्शन हम्म। ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्योंकि सेल बॉडीज आर ग्रेन मैटर, ग्रेन कलर, इसलिए उनको ग्रे कलर की दिखती है, इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। एंड जो एक्सॉन्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग ट्रैक के डिफरेंट डिफरेंट नेम डिनोट करते हैं। विद इन सीएनएस कोई और नाम होता है, आउट ऑफ सीएनएस कुछ और नाम होता है। बट कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, जो व्हाइट एक्सॉन्स पे क्या माइलेटेड शीट होती है, इसलिए वो व्हाइट कलर की दिखती है। तो व्हाइट मैटर जब हम बोलते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, एंड ग्रे मैटर जब हम बोलते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। और सेल बॉडी कलेक्शन को अगर हम सीएनएस में बात कर रहे हैं, सेल बॉडीज की कलेक्शन को, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बट अगर हम आउटसाइड सीएनएस बात कर रहे हैं तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। और ये जो एक बेसल गैंग्लिया एक कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस ही है, बट इसका इट्स एक्चुअली अ मिसनोमर। अगर आप कहीं रिसर्च करोगे ना, गैंग्लियन उसका मिसनोमर है, वो गलती से रिसर्चर्स ने बोल के रखा हुआ है इसको गैंग्लियन, बट इट इज एक्चुअली बेसल न्यूक्लिया है। ओके। कोई डाउट है इस चीज में? डाउट है तो दोबारा पूछिए, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। सबको क्लियर है व्हाइट मैटर किसको बोलते हैं, ग्रे मैटर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियाई क्या होता है, ट्रैक्स क्या होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स, कमिश्नरी फाइबर्स, ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। मतलब चैप्टर 4 में भी यूज होगा, चैप्टर 3 में भी यूज होगा। मतलब जब भी नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो ये टर्म है जो यूज होने ही वाली है हमेशा। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर किसी को नहीं है तो पूछ लो, बता देंगे। अच्छा, ओके। सो पहली बात तो लेट मी चेक, मेरी आवाज आ रही है? आई होप, राइट? आ रही है। यस यस। ओके। सो मतलब मैंने पहले की क्लासेस नहीं अटेंड किया। आई नो सम ऑफ द टर्म्स दैट यू टॉक्ड अबाउट, लाइक न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, द matters and things, but I don't know a lot of them, so it would be a little helpful. But आप लोगों ने टास्क ज्यादा होगा कि if you could explain things once. Okay, Sai, would you? Can Sai or would? I tell one thing? एक Yeah. जिसने जिसने अभी आज ज्वाइन किया, जैसे मैंने भी आज ही ज्वाइन किया है, लेट अस रीड द थिंग जो आपने पढ़ाया है पहले लेक्चर्स में,
और हम पहले गो थ्रू करते हैं, उसके बाद जो टर्म नहीं समझ में आया वी कैन आस्क यू, क्योंकि ऐसे तो पूरा अगर जो आप वापस एक्सप्लेन करने बैठो, आई थिंक सो पूरा एक्सप्लेन करने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम। अगर देखो जो गाइस, शॉर्ट में कर सकते हो नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है मेरा? आवाज सुन रहा यस हूँ? यस यस ओके। यस। अभी तक हमने जैसे न्यूक्लियस देखा, एक न्यूक्लियस आया, हमने डिस्कस कर लिया। जैसे फोरनिक्स आएगा, हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे ना, जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं सारे, जैसे बेसल गैंग्लिया काम कैसे करते हैं। ओके, ये बनाया हुआ है। उसके बाद जैसे थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम का जैसे हम डिस्कस करेंगे, जब जब हम लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे ना, इसमें जो भी टर्म्स आती जाएंगी, ओके, गैंग्लियन आएगा या फिर न्यूक्लियस आएंगे, ओके, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम आएंगे या डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के नाम आएंगे, तो साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे क्या क्या होती हैं चीजें, एक साथ करने नहीं बैठेंगे। ओके, हाँ ठीक है, आई गेस न्यूक्लियस और ट्रैक्स ये सब आया होगा स्पाइनल कॉर्ड में, आई डोंट नो, मैंने तो पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड में। नहीं नहीं, इतना डिटेल में हमारी बुक में दिया भी नहीं हुआ। ओके, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट है, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि बुक में जो दिया है उससे कोई कुछ नहीं समझ सकता। हाँ बुक तो नहीं, बुक तो बेकार ही है अपनी। अब ये बुक में दे, आपके कुछ नोट्स हो, अगर आपने इसमें ग्रुप में शेयर किए हैं तो श्योरली आई विल गो थ्रू इट। अगर जो ना हो तो अगर जो आप दे सको नोट्स ग्रुप में, तो जैसे आपने ये जो चार्ट बनाया है वैसा, तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, एंड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड वी कैन आस्क यू। या ठीक है, जैसे It देखो is यार, all recorded. These all sessions are being recorded and they are being uploaded on YouTube. So for notes and for any kind of reference,